सो ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर हमें पावर निकालना है तो 3-4 फॉर्मूलेज हैं, तो देख लो कैसे निकालेंगे पावर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में। देखो, एक है फॉर्मूला V नॉट इंटू आई नॉट हाफ कॉस फाई, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग पावर निकाल सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूला P इज इक्वल V इंटू आई है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में ये काम नहीं करेगा। या DC के लिए, ये किसके लिए? DC के लिए। तो पावर अगर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए निकालना है तो कैसे निकालोगे? या तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, या तो फिर V नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा साइन, सुन लो फिर से, V नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई। अब ये प्लस पाई माइनस पाई डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर। या फिर एक और अच्छा फॉर्मूला ले लो, अगर पावर एवरेज पावर निकालना है, मतलब एवरेज में निकालना पड़ेगा पावर, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस फाई। समझ गए? ये वाला फॉर्मूला कई बार यूज होता है। क्या है बताओ? पावर एवरेज पावर का वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस। अच्छा, वी आर एम एस का मतलब समझ गए ना, इफेक्टिव या वर्चुअल, है ना। अगर वर्ड आ जाए इफेक्टिव या वर्चुअल वर्ड आ जाए तो उसका मतलब आर एम एस ही होता है, उसका मतलब आर एम एस ही होता है। तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। समझ गया ना? समझ गया पावर का। तो ठीक है, इस तरह। अब बाकी वी आर एम एस कैसे निकालना है बोलो? वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू। आई आर एम एस कैसे निकालोगे? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। ये हम फॉर्मूले देख चुके हैं। चलो अच्छा, तो अब हम लोग देखो फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन 1 दिया, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर इज 80 ओम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 80 एक रजिस्टर के अक्रॉस 80 ओम है तो वैरी द शॉन इन द ग्राफ बिलो द एवरेज पावर कंज्यूम बाई रजिस्टर इज। एवरेज पावर निकालना है, तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे बताओ? एवरेज पावर इज इक्वल टू, तो पावर एवरेज कैसे निकालेंगे? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यही फॉर्मूला है ना? हाँ सर, यही फॉर्मूला है। देख लो, देखो फॉर्मूला कहाँ है, अभी तो दिखाया था। ये देखो, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई अगर फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस लो, अगर फेज डिफरेंस नहीं है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है, तो कॉस फाई लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। कॉस फाई फेज डिफरेंस कब लेते हैं? जब LCR सर्किट है, LR सर्किट है, CR सर्किट है। अगर सिर्फ प्योर रजिस्टिव सर्किट है, वहाँ पे फेज डिफरेंस होता ही कहाँ है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है, हटा दो फिर, जस्ट यही फॉर्मूला आ जाएगा अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो। समझ गया ना? समझ गया सर। चलो, तो P एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब ये ग्राफ से तुम्हें आंसर निकालना है। किससे निकालना है आंसर? ग्राफ से। ठीक है, तो देखो P एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस। तो यहाँ से निकालो यार, वी आर एम एस का फॉर्मूला नीचे, वी आर एम एस के नीचे वी आर एम एस का फॉर्मूला लिख दो, आई आर एम एस के नीचे आई आर एम एस का फॉर्मूला लिख दो। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस मतलब आई नॉट बाई रूट टू। यही तो फॉर्मूला है वी आर एम एस का। वी आर एम एस कैसे निकालते हैं यार? वी नॉट अपॉन रूट टू। तो वी नॉट देख लो कहाँ, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। वी नॉट दिख रहा है? हाँ, वी नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये ई की 400 है, 400 बाई रूट टू इन टू। अब आई नॉट के लिए क्या लोगे? आई नॉट मैक्सिमम करंट कितना है? मैक्सिमम करंट देख लो, इसका कहाँ दिया? मैक्सिमम करंट दिया हुआ है, हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस देखो 80 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ से करंट निकाल लेना। आर कितना दिया हुआ है? 80, और वी नॉट कितना है? ग्राफ से निकाला 400, वी नॉट मतलब पीक वैल्यू 400। अब आई नॉट निकालना, क्योंकि आई नॉट तुम्हें यहाँ पे नहीं दिया हुआ था। आई नॉट कैसे लोगे वैल्यू में? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर। यही है ना फॉर्मूला प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए। वी नॉट बाई आर, वी नॉट कितना है? 400, और आर कितना है? 80। 5 आ जाएगा, आई नॉट 5 आ जाएगा, बस वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेना। कितना ईजी था यार। सर यहाँ पे इंटू कॉस फाई क्यों नहीं लिया भाई? कॉस फाई इसलिए क्योंकि फेज दोनों के सेम है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है, ठीक है ना। फेज दोनों के सेम है, इसलिए कॉस फाई लेने की जरूरत नहीं, मतलब 0 डिग्री मतलब कॉस की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना। चलो, ऑर्गेनाइजेशन टू रूल वाला हटाओ, ये तक नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाँ ये देखो, अरे वो सब चुनाएंगे तो भी, ये देखो बाद में करेंगे। AC वोल्टेज जनरेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ ए फ्रिक्वेंसी ऑफ, ये यार याद रखो 50 हर्ट्ज है, ठीक है ना। लेकिन वोल्टेज का सबका अलग अलग कंट्री में। इंडिया में वोल्टेज है 220 से 230, ठीक है। करंट जो बन रहा है, जो करंट की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ऑल ओवर वर्ल्ड। वोल्टेज की अलग अलग है, सब जगह अलग अलग टाइप के वोल्टेज पहुँचाया जाता है भाई। करंट तो एक मैकेनिज्म हो गया ना। करंट कैसे बनता है? ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बनता है? कोई चीज़ को
मैग्नेट को फ्लक्स से बनता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो वो उसी हिसाब से फ्रिक्वेंसी दी गई है, उसी हिसाब से फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो 50 हर्ट्ज याद रखना, ठीक है। आगे तो आगे अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश, इंडिया की तो कुछ कंट्रीज़ का दिया हुआ है, कुछ कंट्रीज़ का देखो 60 हर्ट्ज भी है, तो ये भी लग रहा फालतू क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा ट्रू है, ये वाला आ सकता है। ये वाले मतलब लॉजिकल है, कॉन्सेप्ट बेस है। कौन से बेस के, कॉन्सेप्चुअल बेस है। देखो क्या लिखा हुआ है, डीसी वोल्टेज कैन बी स्टेप अप और डाउन। हाँ, स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है, वोल्टेज कम ज़्यादा किया जा सकता है। एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप और स्टेप डाउन। एसी वोल्टेज डीसी नहीं किया जाता, एसी करा जाता है। डायरेक्ट करंट थोड़ी करा जाता डायरेक्ट करंट को तुम लोग क्यों, हम लोग मोबाइल में क्या यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट डीसी तो लेते हैं, अडॉप्टर डीसी कन्वर्ट करता है अप डाउन, फिर अप डाउन भी करता है, ठीक है ना। तो डीसी वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन एसी वोल्टेज, अच्छा एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। डीसी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते, क्यों मालूम है। देखो डीसी का मतलब तो सीधी लाइन आ रही है, ये सीधी लाइन आ रही है, इसमें कुछ भी कटौती कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन एसी वोल्टेज, अगर एसी के थ्रू जो वोल्टेज निकल रहा है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, अप डाउन होता है। तो यहाँ से आप इसे अप डाउन कर सकते हो। तो एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप अप और डाउन, ठीक है ना। अब जो मोबाइल में यूज़ होता है, मोबाइल में पहले हम लोग एसी को, पहले हम लोग स्टेप डाउन करते हैं, एसी को स्टेप डाउन करने के बाद डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। जो मोबाइल में चार्जर या लैपटॉप में जो भी चार्जर यूज़ कर रहे हैं उन सब में डीसी वोल्टेज यूज़, डीसी करंट मतलब डीसी यूज़ होता है, डायरेक्ट करंट यूज़ होता है। हमारे फ़ैन और लाइट में तो ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ होता है, लेकिन मोबाइल लैपटॉप इन सब में कौन सा करंट यूज़ होता है, डीसी डायरेक्ट करंट यूज़ होता है। तो पहले स्टेप डाउन किया जाता है एसी को, उसके बाद डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। वो डीसी एसी नहीं, मतलब एसी को पहले डाउन किया जाता है, डीसी पहले एसी को स्टेप डाउन किया जाता है, फिर वो बाद में डीसी को बनाया जाता है, बाद में डीसी बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखो ये ग्राफ बेस के क्वेश्चन आते हैं बहुत। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि G1 G2 शोन बिलो द फिगर, ये दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं किसकी, V और T के रेस्पेक्ट में। V ज़्यादा, V यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक और V कांस्टेंट है, दो V दिए हुए, एक V अप डाउन हो रहा है और एक V कांस्टेंट है। अब क्या आ रहा है मालूम है, कह रहा है ये, क्या G1 G2 रिप्रेजेंट एसी वोल्टेज, नहीं, एक एसी एक डीसी है ना, नहीं। बोथ G1 G2 रिप्रेजेंट डीसी, नहीं, ये वाला डीसी है, ये वाला एसी है, ठीक है। G1 रिप्रेजेंट एसी वोल्टेज, G1, हाँ G1 एसी वोल्टेज है क्योंकि अप डाउन हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई क्वेश्चन को तेजी से करना है हम लोगों को, ठीक है। G1 ये ग्राफ वाले आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉलोइंग ग्राफ इन द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस XC ऑफ ए कैपेसिटर विद फ्रिक्वेंसी F एंड AC सप्लाई। मतलब XC के बारे में बताना है, किसके बारे में, XC के बारे में बताना है। याद रखना, एक सर्किट में जो XC होता है उसका फ्रिक्वेंसी के साथ में इन्वर्स रिलेशन होता है। XC क्या होता है भाई, देखो XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है। हाँ यार बोलो, यही तो सीखा इतनी देर से यार। XC मतलब 1/ωc, XL मतलब ωL डायरेक्ट। तो ओमेगा का मतलब ही क्या होता है, ओमेगा को फ्रिक्वेंसी में ओपन करो, फॉर्मूला ओपन करो, 2πfc, ओमेगा की जगह लिख दिया 2πf। तो f का और ओमेगा c का XC के कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए सर ये दो इनवर्स, ये दो डायरेक्ट हो रहे हैं भाई। इनवर्स डायरेक्ट कितने बार बताएं, राइट हैंड मतलब डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड मतलब इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड का ये दो मैच कर रहे हैं, ये वाला ये दो मैच कर रहे हैं, ये तो राइट हैंड वाले मैच कर रहे हैं, राइट और डायरेक्ट वाला हटाओ, ये दो में से कर्व वाला ले लो, क्योंकि बाकी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाँ नेक्स्ट, ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, इफ RMS करंट इन 50 हर्ट्ज AC इज 5 एम्पियर, मतलब IRMS कितना है, ऐसे लिखो IRMS 5 एम्पियर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, देखो तुम्हें फ्रिक्वेंसी दिया गया है, डेटा लिख लो, IRMS दिया हुआ है, यही सब दिया ना। टाइम कितना दिया गया, 1/300 सेकेंड, 1/300 सेकेंड का मतलब एक फ्रिक्वेंसी तुम्हें दे दी गई है, 1/f होता है ना, तो f हो गया 300, ऐसे कह सकते हो। तो I0 क्या होती है, पीक वैल्यू होती है, तो तुम्हें निकालना क्या है, I0
आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम जीरो, मतलब कुछ सेकंड में वैल्यू जीरो हुई जा रही है, यानी आई नॉट, आई आर एम एस दिया हुआ है, आई नॉट अगर निकालेंगे तो आई नॉट कैसे निकालते हैं हम लोग, आई नॉट इज इक्वल टू, देखो आई आर एम एस से तुमने याद किया था, आई आर एम एस के क्या निकाला था, आई नॉट बाई रूट टू, यानी कि आई नॉट कैसे निकाली, रूट टू इंटू आई आर एम एस, फॉर्मूले का एक फॉर्म याद रखो, तो आई नॉट इज इक्वल टू रूट टू इंटू आई आर एम एस, तो यहाँ से आई नॉट आ गया तुम्हारा, चलो यहाँ पे खुश हो गए, हाँ खुश हो गए, ठीक है। अब तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में करंट निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट निकालना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट करंट कैसे निकालोगे, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, आई नॉट कितना आ गया 5 रूट 2 निकाल चुके हैं, साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना, ओमेगा की वैल्यू ओपन करके लिख दो, ओमेगा मतलब होता है 2 पाई एफ इंटू टी, 2 पाई एफ इंटू टी, ठीक है ना, तो वैल्यू वापस नीचे आ जाओ, 5 रूट 2 ठीक है, साइन साइन ठीक है, 2 पाई लिख दिया, एफ कितना दिया था 50 इंटू 1/, देखो एफ दिया था तुम्हें 50 हर्ट्ज, एफ ये दिया था 50 हर्ट्ज, और टाइम दिया था 1/300, टाइम कितना दिया था, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मार देना, कितना इजी है यार ये, कितना इजी है भाई। आई का इक्वेशन देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में तुम्हें आई निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या निकाल, एक इंस्टेंटेनियस आई निकालना है, क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस आई। इंस्टेंटेनियस आई कैसे निकालते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट निकाल लिया हमने, हाँ निकाल लिया सर, कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से आई नॉट बाई रूट टू इधर मल्टीप्लाई करके आई नॉट निकाल लिया, साइन वैसे लिख दो, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ होता है, एफ दिया है, हाँ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है ही, टी 1/300 सर दिया हुआ है, कितना ईजी था, बहुत ईजी था। चलो नेक्स्ट, चलो ये होल्ड कुछ होल्ड कर रहे हैं, क्यों मालूम है, टाइम की बहुत कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो मैं होल्ड करता हुआ जा रहा हूँ जिसे बाद में हम लोग कर सकें, बाद में एक और लेक्चर पार्ट 2 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, व्हेन फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज वेरी हाई, ठीक है ना, मतलब हमने फ्रिक्वेंसी एसी वोल्टेज की बहुत हाई कर दिया तो क्या होगा, देखो हमारे पास एक, देखो अब ये डिपेंड करता है इस पर क्या ऑप्शन दिए, देखो कैपेसिटर इंडक्टर दो तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसे, दो तरीके से, कैपेसिटर से नहीं, एक कैपेसिटर विल टेंड टू बिकम शॉर्ट, देख लेते हैं, अगर हमने एक्सी का फॉर्मूला डाला, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ, मतलब ओमेगा सी 2 पाई एफ सी, ठीक है ना, ये है, देखो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सी भी बहुत ज़्यादा है ना, वोल्टेज से हमेशा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट में, यही सिखाया मैंने, वोल्टेज आगे मतलब एक्सेल आगे है ना, वोल्टेज पीछे मतलब एक्सी पीछे, ऐसे बताया ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वोल्टेज को आगे कर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे तो बी होना चाहिए, क्यों, एक्सी का 1/2 पाई एफ सी है, एफ का अब वोल्टेज आगे मतलब एक्सी आगे, एक्सी ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंसी, कैपेसिटर कम, कैपेसिटर दिया, कैपेसिटर विल टेंड टू शॉर्ट, अच्छा कैपेसिटेंस देखो सुनो, वोल्टेज हाई का मतलब एक्सी हाई, पहले तो ये समझो, वोल्टेज ज़्यादा, वोल्टेज नहीं, मैंने वोल्टेज से एक्सी बताया, समझो, मैंने क्या बताया, मैंने 2 ग्राफ बताया था ना, एक बताया था यहाँ पर अगर एक्सेल है, एक्सेल है, ये आर है, ठीक है ना, अब ये क्या बता रहा है, एक्सेल आर से आगे मतलब वोल्टेज आगे है ना, जो एक्स वाला रेजिस्टेंस बताया तो मैंने वोल्टेज से डायरेक्ट कंपेयर करके बताया था, जिसमें वोल्टेज ज़्यादा मतलब उसका रेजिस्टेंस भी आगे, जिसमें वोल्टेज कम मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी कम, रेजिस्टेंस मतलब रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना, समझ गया ना, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आगे, अगर कैपेसिटेंस वाला रेजिस्टेंस है तो वो भी आगे, या इंडक्टर वाला रेजिस्टेंस है तो वो भी आगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो कैपेसिटर ही दिया हुआ ना, अभी आगे देख रहे, कैपेसिटर कम हो जाएगा, देख लो, एक्सी से पहले फॉर्मूला माला, एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, क्या आगे है, एक्सी आगे, सर एक्सी क्यों आगे है, क्योंकि ऑल्टरनेट वोल्टेज आगे तो एक्सी भी आगे, बस खत्म हो गई बात, ठीक है ना, वोल्टेज से मैंने डायरेक्ट रेजिस्टेंस का ग्राफ बताया था, यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते थे, वी भी ले सकते थे, ऐसे ग्राफ वी और आई, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे वी है, या फिर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे एक्स है, ऐसे बताया था, तो ये ज़्यादा मतलब सी कम तो कैपेसिटर कम, एक कंडीशन बन रही है, देखो
एंड इंडक्टर विल टेंड टू बिकम शॉर्ट। इंडक्टर का फॉर्मूला एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, मतलब 2 पाई एफ एल एक्सएल। ठीक है, अगर वोल्टेज ज़्यादा मतलब एक्सएल भी ज़्यादा, एक्सएल भी ज़्यादा, एक्सएल ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी, सॉरी एक्सएल ज़्यादा तो एल भी, ज़्यादा। तो यहाँ पे एल क्या दिखा रहा है, इंडक्टर मतलब शॉर्ट बता रहा है ना, तो गलत नहीं है। अच्छा बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? ठीक है, समझ गए। प्लेन पेज भी दे दो, मैं बीच में ज़रूरत पड़े, समझ गया ना। देखो कभी वोल्टेज ज़्यादा है मतलब हम क्या कह रहे हैं, एक्सी या एक्सएल भी ज़्यादा है, ऐसे समझो। वोल्टेज ज़्यादा का मतलब एक्सी ज़्यादा या एक्सएल ज़्यादा, डिपेंड कौन सी सर्किट है, ठीक है ना। मैम के नोट्स है। चप चप। हमें क्या देखो क्या कह रहा है कि एसी वोल्टेज ज़्यादा, तो एक्सी भी ज़्यादा मान लो, एक्सएल भी ज़्यादा मान लो। भाई V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, वोल्टेज बढ़ा देंगे तो उस पर्टिकुलर रजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब वो रजिस्टेंस किसका है, प्योर रजिस्टिव का है तो आर बढ़ जाएगा, प्योर कैपेसिटी को तो सी वाला बढ़ जाएगा, अब प्योर इंडक्टिव को तो प्योर इंडक्टिव का रजिस्टेंस बढ़ जाएगा V ज़्यादा बढ़ने पर। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या दे रहा है, तो एक बार कैपेसिटर का एग्जाम्पल दे रहा है, एक बार इंडक्टर का। तो कैपेसिटर के लिए एक्सी लेंगे, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, है ना, 1/ओमेगा के लिए 2 पाई एफ अपॉन सी। अब कह रहा है वोल्टेज ज़्यादा, पहले बोल दिया ना वोल्टेज में ज़्यादा कर दिया, मतलब एक्सी ज़्यादा तो कैपेसिटर कम। देखो ये कैपेसिटर कम। दूसरे में क्या कह रहे हैं, इंडक्टर भी कम है, इंडक्टर कम ट्रू है क्या, देख लेते हैं एक्सएल से। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा का मतलब फॉर्मूला 2 पाई एफ एल। देखो वोल्टेज ज़्यादा मतलब ओमेगा एल भी ज़्यादा, ये एक्सएल भी ज़्यादा, एक्सएल ज़्यादा मतलब ये एल भी ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो एल क्या कह रहा है, छोटा कह रहा है ना, गलत है। तो पहला वाला सही, दूसरा गलत, बोथ ए भी गलत, सब गलत है बाकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो कितना ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं फॉर्मूले बेस पर। किसके बेस पर लगाया, पूरा पढ़ रहे हैं फॉर्मूले बेस पर। फॉर्मूले को समझ लो, समझ के याद करो, ऐसे मत रट्टा मारो, समझ के याद करो। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ फिजिक्स को डील करने की, वो ट्रिक अपना लो। ठीक है, इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है। मैंने जितना भी समझा है सबको फॉर्मूला ला के रखा है, मैंने फॉर्मूले को ला के पटका है मैंने। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ एन एसी। भाई देखो फॉर्मूला डाल दो, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2, या फिर आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है ना। अब देखो इंस्टेंटेनियस जब मांगते हैं तो इंस्टेंटेनियस मतलब पूरी पूरी इक्वेशन क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आई नॉट की जगह यहाँ क्या ले सकते हैं, सुनो आई नॉट की क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस रूट 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो आई आर एम एस इंटू रूट 2, यही तो होगा आई नॉट की वैल्यू, रूट 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। या फिर वी के हिसाब से देखें, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो वी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस इंटू रूट 2, वी आर एम एस इंटू रूट 2, और साइन ओमेगा टी चल रहा है, इसे चला लो। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस की कहानी। इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन आर एम एस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस, तो मल्टीप्लाई में जा रहा है, डी इज करेक्ट, तो बी एंड सी ये देखो मल्टीप्लाई पे आया, वी आर एम एस इज इक्वल टू, ये देखो वी नॉट इंटू दिस, हाँ अंडर रूट 2 को ओपन किया है, और बी वाला वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन, चाहे वी नॉट अपॉन रूट 2 लिखो, चाहे 0.707 इंटू वी नॉट लिखो, बात एक ही है, बात एक ही है, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 0.707, दोनों ही सही है। चलो हटाओ, जितना डीप हम सोचे उतना डीप आया ही नहीं, ईजी था, समझ गया ना। फॉर्मूला पूछ रहा है, कुल मिला क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला वी आर एम एस कैसे निकालेंगे, वी आर एम एस निकालेंगे वी नॉट बाई रूट 2, या फिर वी नॉट इंटू 7.707, ऐसे निकालेंगे वी आर एम एस। नेक्स्ट है देखो, द हीट प्रोड्यूस इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाई द साइनस सो डायल, हम क्यों नहीं इसको स्पेल कर प्रोनाउंस कर पा रहे, बताओ जरा, तुम प्रोनाउंस करके दिखाओ। ठीक है, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी सेम एज हीट प्रोड्यूस बाय स्टडी करंट इन मैग्नीट्यूड। तो हीट का तुम्हें फॉर्मूला लगाना है कुल मिला के, यहाँ पे क्या लगाना है, हीट का फॉर्मूला, हीट प्रोड्यूस बाई ए सी इज इक्वल टू आई, देखो
अब हीट का फॉर्मूला क्या है? लग रहा है। हीट का फॉर्मूला क्या है? हीट का वर्क या हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर है। आई कौन सा लोगे? आई सर, आई आर एम एस ही लेना है, आई आर एम एस ही लेना है। आई कौन सा लेंगे? आई आर एम एस ही लेंगे, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर मतलब आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला है वर्क का, हीट का, आई स्क्वायर इंटू आर, याद रखना, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन के हिसाब से दिया हुआ है, साइनसोइडल क्या है? साइन कर्व है, ठीक है ना। चलो तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, हम लोग हीट निकालना था ना। आई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी सेम एज हीट प्रोड्यूस बाई स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो आई नॉट के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे? बोलो आई नॉट के लिए आई आर एम एस इंटू रूट टू, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला कहाँ से याद किया? आई आर एम एस से याद किया है। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू याद किया है, तो रूट टू मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है ना। या फिर 0.707 इंटू आई नॉट, तो आई नॉट के लिए 0.70 डिवाइड में आएगा, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है ना, डिवाइड में आ जाएगा। सो आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू, या फिर ये 7 पॉइंट, तो ये वाला डाल देना 0.707 इंटू आई नॉट, है ना। आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट, क्योंकि इस इक्वेशन में जो आई नॉट लोगे तो आई नॉट की वैल्यू क्या लोगे? ये पूरी पूरी लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। एंड एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टिव सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, करंट लीड करेगा? नहीं। करंट लैग करेगा? नहीं। करंट वोल्टेज आ रहे हैं सेम फेस? हाँ सर, करंट वोल्टेज क्या रहेंगे? सेम फेस में होंगे, है ना। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, हलवा है यार ये। प्योर रेजिस्टिव के लिए मालूम है तुम्हें क्या करना होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम, किसमें पावर ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। पावर देखो किसमें ज़्यादा होगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर क्या करेगा? मैक्सिमम मिलेगा। क्यों मैक्सिमम मिलेगा? क्योंकि प्योर रेजिस्टिव में अगर आप आई निकालोगे या वी निकालोगे, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो प्योर रेजिस्टिव में जो आर होता है वो सबसे कम होता है। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर, तो आर कम होगा तो P क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो बस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा? मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा, ये याद रखना प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का शायद मैंने बताना भूल गया था क्या? वैसे मैंने EMI वाले इसमें बताया हुआ है पूरा ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट, ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है मैंने। देखो ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले याद कर लो। ट्रांसफार्मर क्यों हम लोग बनाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ होता है? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को घटाने के लिए। तो उसमें क्या होते हैं? दो साइड कोर होते हैं आयरन, और उसमें फिर कॉइल से नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं, ठीक है ना। तो देखो Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू NP अपॉन NS, मतलब अगर तुम्हें वोल्टेज जिस कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो वहाँ पे वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न कम है तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दो कॉइल कुछ इस तरह है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 कॉइल है, यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये क्या है? प्राइमरी है सेकेंडरी, मतलब ये इनपुट हमने करंट यहाँ से दिया, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है, तो बताओ स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? ये स्टेप अप हो जाएगा। हमने यहाँ वोल्टेज दिया, यहाँ पे कॉइल कम थे, यहाँ पे कॉइल ज़्यादा है, आउटपुट में कॉइल ज़्यादा है ना, आउटपुट यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, आउटपुट में कॉइल ज़्यादा मतलब स्टेप अप करके आ रहा है, आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कॉइल के, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस मतलब Vp इज इक्वल टू NP, देखो Vs इज इक्वल टू NS, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा उसमें वोल्टेज भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू NP अपॉन NS, लेकिन करंट से उल्टा हो जाएगा। Vp इज इक्वल टू IS, जैसे वो यहाँ पर समझो कि V ज़्यादा है, यहाँ पे V कम है, तो V ज़्यादा कब होगा? जब नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाले में ज़्यादा है और सेकेंडरी वाले में कम है। तो जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रखो V इज इक्वल टू, ठीक है,
V इज इक्वल टू आई इंटू आर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉइल क्या कर रहे दे रहा है कि जितने ज़्यादा तुम अब इंडक्टेंस में तो अपोजिट रिएक्शन होगा ना, इंडक्टेंस क्या करता है, अपोज करता है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न दे दोगे तो वो करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, करंट को कम करेगा। तो जिस कॉइल में जितने ज़्यादा टर्न है, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसमें करंट कम है लेकिन वोल्टेज ज़्यादा है। तो वोल्टेज से पकड़ चलो, करंट को उल्टा कर दो। जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा उसमें वोल्टेज भी ज़्यादा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न कम उसमें वोल्टेज भी कम। ये चीज़ याद रखना। तो वी पी बाई वी एच इज एन पी बाई एन एस। अब इस चार में कोई भी तीन इन्फॉर्मेशन दी, चौथी निकाल लेना। हो सकता है प्राइमरी में दे दे 50 वोल्ट, सेकेंडरी में 30 वोल्ट, पहले वाले नंबर टर्म में 30 है, दूसरे में बताओ नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई में निकाल लेना। समझे। ये है ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट। ट्रांसफार्मर मैंने EMI में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पूरा A to Z कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। कहाँ पर थे हम लोग, हाँ ये द आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर टू बी 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट लाइट बल्ब। वैल्यू ऑफ द पीक करंट की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ठीक है ना। पावर कितना दिया हुआ है, 12 वॉट दिया हुआ है, ठीक है। और सेकेंडरी में वोल्टेज कितना दिया हुआ है, सेकेंडरी वाले कॉइल में 24 वोल्ट दिया हुआ है, करेक्ट। आई का फॉर्मूला क्या, P बाई वी। P कितना है 12, V कितना 12, 0.5 एम्पियर आ गया, ठीक है आ गया। लेकिन निकालना है क्या है, पीक करंट आई नॉट निकालना है। आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट की वैल्यू होगी IRMS से IRMS इंटू √2, है ना। √2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तुम्हें आई जो तुम्हारा इसमें आंसर आएगा वो IRMS आता है। क्या आता है, ट्रांसफार्मर में जो भी आएगा क्या आएगा, IRMS आएगा, ठीक है ना। IRMS आ जाएगा यहाँ से, पावर वाले आई को P बाई वी लगा देना फॉर्मूला, IRMS आ जाएगा। अब आई नॉट निकालना है। आई नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई, IRMS से फॉर्मूला याद है ना मैं, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। अब आई नॉट निकालें, √2 इधर आकर मल्टीप्लाई करा देना। IRMS निकाल लिया ना हमने, पावर इस वाले फॉर्मूले से, आई इज इक्वल टू P बाई वी से, ठीक है। चलो आगे देखो, लिखा है वेरिएशन ऑफ अल्टरनेट करंट आई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। वेरिएशन ऑफ अल्टरनेट करंट आई विद टाइम शोन इन दिस फिगर। यहाँ पे देखो आई नॉट कितना है, दिख रहा है ना, ये आई है, ये क्या आई है, आई बोला ना आई, तो आई नॉट कितना है दिख रहा है, दिख रहा है 5√2 है आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो अब IRMS निकालना, अरे भाई बार बार एक ही चीज़ क्या, हमें RMS निकालना है। RMS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई √2। आई नॉट कितना दिया, 5√2 बाई √2 कर दिया, 5 आंसर आ जाएगा। मतलब यार क्या ही कहें बताओ, कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ऐसा लग रहा है बस किसी ने हलवा आके खिला दिया आपको भी खाना नहीं पड़ा। एक तो हलवा है, उल्टा आपको भी नहीं खाना पड़ रहा, कोई आगे खिलाए दे रहा है। देखो एन AC जनरेटर जनरेट EMF E गिवन बाई E, यानी वोल्टेज की इक्वेशन दी गई है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। याद आया कि नहीं याद आया, याद आ गया। वो E हो या फिर V हो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो बताओ V0 कितना है 311, ओमेगा कितना है 100 पाई ओमेगा t, है ना। अरे भाई हाँ V0 साइन ओमेगा t, ओके। तो V0 मतलब 311 साइन, फिर ओमेगा t को हटा के जो बचा कुछ है वो ओमेगा हो जाए, ओमेगा हो गया 100 पाई। पूछा क्या गया है, पूछा है फाइंड द RMS वैल्यू। RMS कैसे निकालेंगे, VRMS इज इक्वल टू, क्या बार बार बताना पड़ेगा, V0 बाई √2। V0 कितना है सर, V0 311 है, √2 मतलब मल्टीप्लाई कर लो, V0 को मल्टीप्लाई 0.707 कर लो। 1 बाई √2 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई √2 की वैल्यू होती है 0.707। तो 1 बाई √2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देना, हटा देना √2, क्या लगेगा मल्टीप्लाई 0.707, डिवाइड नहीं। √2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1.41 होती है √2 की वैल्यू, लेकिन 1 बाई √2 की वैल्यू 0.70, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। नहीं तो कैलकुलेटर तो है, निकाल लेना वैल्यू, देखा। तो तुम्हें है ना V0 तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिया था, तुम्हें बोला था कि इक्वेशन में जाओ ढूंढो V0 कहाँ पर है, ढूंढो V0 कहाँ पर, तो यहाँ से निकाल लिया हमने V0। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लो सर। लास्ट में बचा था क्या, ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है क्या, लिखा है कि वाई चोक कॉइल नीडेड। चोक कॉइल कॉन्सेप्ट शायद में पढ़ाना अभी बाकी रह गया था, मैंने वहाँ तक पढ़ा दिया था, पावर फैक्टर तक पढ़ा दिया था। वाई इज चोक कॉइल नीडेड इन द यूज ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब विद AC मेन्स। चोक कॉइल रिड्यूस द वोल्टेज अक्रॉस द फ्लोरेसेंट इन ट्यूब विदाउट वेस्टेज ऑफ पावर, ठीक है ना।
पावर का वेस्टेज ना हो इसलिए हम लोग चोक कॉइल यूज़ करते, कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन लिखा है आई आर एम एस इज इक्वल आई नॉट रूट, पता ही है हमें। वेयर यार एक डेरिवेशन है ये भाई, कि ये बताओ ये कैसे आया, बताओ कि ये कैसे आया। ये डेरिवेशन मैंने चैप्टर इसमें कराया है, वो देख लेना यार, ठीक है। अभी वैसे भी वेरी वेरी शॉर्ट हम लोग कर रहे हैं ये, चलो तो होल्ड में चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फिगर शो तो ये साइन कर्व है, एक साइन कर्व दिया हुआ है, साइनस ऑइडल, ठीक है ना, साइनस ऑइडल लिख दो, कर्व यानी साइन कर्व है कुल मिला के, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग ऑस्किलेटिंग सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में देखो दो लोग दिए में, एक ये वाली आई की दी गई है, ये वाली ई की दी गई है। बताओ कौन लैग कर रहा है, कौन पीछे है इन दोनों के हिसाब से? आई 90 आगे है कि नहीं आगे है, ऊपर से आ रहा है, और ई पीछे है, वोल्टेज पीछे, आई है ना लीड कर रहा है, आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना। सो ड्रॉ, अब बताओ अच्छा अगर आई किस में लीड करता है, आई किस में लीड करेगा, प्योर कैपेसिटी करंट, आई मतलब करंट प्योर कैपेसिटी, ठीक है ना। तो बस आई लीड कर रहा है तो यहाँ बनाओ ई मतलब वी, यहाँ बनाओ आई, है ना, लीड कर रहा है ना। इसमें देखो ये 0 से स्टार्ट है, ये पहले से ही 90 में था, आई पहले से 90 में, मतलब आई लीड कर रहा है। तो क्या बनाओगे, वी और आई का ग्राफ बनाओगे, और आई को लीड, ये आई 90 लीड कर रहा है, ये देखो ये ई है, यहाँ आई 90 लीड कर रहा है, ठीक है ना। आगे बात समझ, देखो करंट लीड्स वोल्टेज, ठीक है ना। अगर वोल्टेज लीड करता, आई यहाँ कर देते, ई यहाँ कर देते, हमेशा ऐसे देखा जाता है, ई पीछे आई आगे। अगर आई ई आगे दिखाना है, वोल्टेज आगे दिखाना है, तो आई यहाँ रखो, वी यहाँ रख देना। बात समझ में आ गई, आगे समझ में। एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाई दिस, ठीक है, वी इज इक्वल टू 140 साइन 3 140, मतलब वी नॉट कितना हो गया 140 हो गया, साइन ओमेगा टी ओमेगा कितना हो गया 314 हो गया, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी निकालनी है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरर रख लो, यहाँ से फ्रिक्वेंसी पूछेगा, हमें पता है कि ओमेगा फ्रिक्वेंसी पूछा गया है, ओमेगा का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, फ्रिक्वेंसी से ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ, याद रखोगे। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी, एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, तो 2 पाई एफ रख लो या 2 पाई अपॉन टी, याद रखोगे ओमेगा का फॉर्मूला, याद रखो 2 पाई एफ 2 पाई एफ 2 पाई एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या ओमेगा दिया है, यहाँ से 314 दिया हुआ है, तो 314 और एफ निकालना है, तो 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एफ आ जाएगा, है ना, ओमेगा टी 314 टी। फ्रिक्वेंसी पूछा है, फ्रिक्वेंसी निकाल लेना, फ्रिक्वेंसी निकाल लेना यहाँ से। अगर इससे अब बाद में क्या बोल रहा है मालूम है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, फाइन फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रिक्वेंसी बता दिया मैंने। आरएमएस करंट निकालना है, आरएमएस करंट कैसे निकालोगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस, या तो आई नॉट बाई √2 से करो, या तो आई नॉट बाई √2 से करो, या फिर एक और तरीका है, आई नॉट तो यार कुछ दिखता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि 20 से सारी इन्फॉर्मेशन दी, आई नॉट नहीं दिख रहा है, तो चलो अच्छा एक और तरीका है आई आर एम एस निकालने का। आई आर एम एस इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या है वी बाई आर, करंट का फॉर्मूला क्या है वी बाई आर, तो वी आई आर एम एस है तो आई वी आर एम एस बाई आर, ठीक है ना। करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट फॉर्मूला क्या है वी बाई आर है सर, तो अगर आई आर एम एस वाली करंट निकालो तो आई आर एम एस बाई वी आर एम एस बाई आर कर दो। अगर आई नॉट निकालना है तो आई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो आई नॉट के लिए वी नॉट बाई आर कर दो। अगर आई आर एम एस निकालो वी आर एम एस बाई आर कर दो। तो सर वी आर एम एस तो दिया नहीं था यहाँ पर, ये तो सर वी नॉट दिया है भाई, वी नॉट दिया तो वी नॉट से वी आर एम एस निकाल लो ना, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2, आप बोलो सर ठीक है ना, वी बाई आई आर एम एस इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब वी आर एम एस बाई आर। सर वी आर एम एस भी कहाँ दिया, ये तो सर वी नॉट है, तो कोई बात नहीं, वी नॉट इज इक्वल टू चलो वी आर एम एस से निकालो, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2, तो वी नॉट बाई √2, तो वी नॉट बाई √2 कर लेना, वी नॉट 140 दिया हुआ है इक्वेशन के हिसाब से, बाई √2 कर लेना, या इंटू 7.0 से 0.707 कर लेना, कुछ भी एक कर लेना, आंसर निकाल लेना। कितना हलवा था यार, बहुत ही हलवा था ये,
ठीक है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी थ्योरी में आ जाते हैं, थ्योरेटिकल में आ जाते हैं। डिफाइन द टर्म आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, हाउ इट इज रिलेटेड टू द पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू करंट का मतलब बता देना, फॉर्मूला मार देना, पहले तो फॉर्मूला मार देना, ठीक है, बता देना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है आरएमएस, इसका रिलेशन पॉइंट ये वाला है या फिर ये वाला है, दो में से एक, आई नॉट रूट टू या आई नॉट का 0.707 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये पीक करंट से इतना पीछे होता है, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट विच ऑफ द टू कैपेसिटर और एन इंडक्टर टेंड टू बिकम शॉर्ट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज हाई। वोल्टेज हाई होना मतलब, वोल्टेज हाई मतलब एक्सेल हाई होना, एक्सी हाई होना, यही तो था फॉर्मूले में। वोल्टेज हाई का मतलब मैंने क्या बताया था, है ना, सिंपल सिंपल तरीके से समझो भाई। अगर मैंने बोला वोल्टेज हाई मतलब एक्सी हाई या फिर एक्सेल के हिसाब से, इंडक्टिव सर्किट के हिसाब से एक्सेल हाई। ओके सर, एक्सी का फॉर्मूला एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, मतलब 1/ओमेगा फॉर्मूला ओपन करो 2πf/c, यानी एक्स सी का फ्रीक्वेंसी से इनवर्स रिलेशन, कैपेसिटर से इनवर्स रिलेशन। अगर ये हाई तो सी लो, फ्रीक्वेंसी भी छोटा शॉर्ट, ठीक है। चलो एक्स की कहानी खत्म। एक्सेल वाला बताइए भाई, वोल्टेज तुमने हाई किया तो एक्सेल भी हाई, तो एक्सेल फॉर्मूला ओमेगा एल मतलब 2πf/L। अगर एक्सेल हाई, क्योंकि वोल्टेज हाई तो एक्सेल हाई, एक्सेल हाई तो एफ हाई, एल भी हाई। खेल खत्म, पैसा खत्म मेरे भाई, खत्म। बोला क्या वोल्टेज हाई मतलब एक्सी हाई, एक्सेल हाई, एक्सेल हाई, एक्सी हाई तो एक्सी हाई का पूरा लगा देना फॉर्मूला, एफ और सी को डाउन डाउन कर देना, नीचे कर देना। क्यों? इन्वर्स रिलेशन, डाउन ये है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, ठीक है। और एक्सेल हाई में 2πf हाई और एल हाई कर देना, ठीक है ना, ठीक है सर। और यही बताना है पूरा। देखो एक बार एक्सी का बताया, किसका पूछा गया था, टू कैपेसिटर और एन इंडक्टर, या तो कैपेसिटर है या तो कैपेसिटर या तो इंडक्टर, दोनों का सिचुएशन बता देना, दोनों का यही लिखना। अगर इफ वोल्टेज इज हाई देन एक्सी इज हाई, देन फ्रिक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस विल बी शॉर्ट, फ्रिक्वेंसी विल बी लो, कैपेसिटेंस विल बी शॉर्ट। इफ वोल्टेज हाई देन एक्सेल हाई, बट in एक्सेल हाई, if एक्सेल हाई then frequency high and L is also big, greater या greatest, maximum, कुछ भी वर्ड दे देना, लिख देना कुछ भी। फॉर्मूले भाई, फॉर्मूला, ठीक है ना, हाँ, फॉर्मूले को पकड़ चलो। टाइम मास्ती नहीं कराएंगे, टाइम नहीं है ना एग्जाम। चलो, वाई इज द यूज ऑफ एसी वोल्टेज प्रेफर्ड ओवर डीसी वोल्टेज। क्यों एसी को डीसी यूज कर वोल्टेज? भाई डीसी का बनाना खर्चा बहुत आता है, एनर्जी कम देगा, एसी में ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके एसी को बना सकते हैं, ठीक है। एसी को अप डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं एसी को, डीसी को नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी जितनी ज़रूरत है वहाँ उतना भेज सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज, ठीक है, लिख लो, याद कर लो, ठीक है ना। और नेचुरल रिसोर्सेज से एसी को हम लोग सस्ते में बना सकते हैं, लो कॉस्टिंग होता है, ठीक है, और बहुत ही कम एनर्जी लॉस होती है, ईजियर टू जनरेट होता है। भाई क्या है, दो मैग्नेट घुमा दो एक कॉइल में, या एक कॉइल को दो मैग्नेटिक ये लो और एक कॉइल को तेज़ी से घुमा दो, आ गया करंट। घर में कर सकते हो पैदा, छोटी सी लाइट लो और एक कॉइल से जोड़ो, कॉइल को तेज़ी से घुमा दो या मैग्नेट को तेज़ी से घुमा दो, भाई लाइट चलने लगेगी। 3 मार्क्स वाले में देखो, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन अभी मैंने करा दिए हैं। आई साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है तुम्हें, और प्योर इंडक्टिव है। क्या है ये? प्योर इंडक्टिव है। प्योर इंडक्टिव में वोल्टेज क्या करेगा? 90 डिग्री लीड करेगा। तो ये पहले से वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज पहले, यानी इसमें करंट 90 डिग्री लैग करेगा। देखो करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, यहाँ पे दिया हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। When an alternating current E इज इक्वल 300 sin ओमेगा टी प्लस 5/6, देखो E दिया मतलब V दिया, V नॉट कितना है? 300 है। V नॉट कितना है? 300 है। ओमेगा कितना है? ओमेगा है तुम्हारा 100 पाई, 100 पाई भी लेना पड़ेगा, याद रखना, पाई भी लेना पड़ेगा। और ये इनिशियल फेज है। चलो अच्छा ठीक है। एक तो ये इक्वेशन दी गई और एक करंट की इक्वेशन भी दी गई है, करंट से एक इक्वेशन दी गई है। आई इक्वल टू दिस आई नॉट है 5, ओमेगा 100 पाई, और डिफरेंस ब्लैक कर रहा है। क्या कर रहा है? फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट बताना है, ठीक है। ईएमएफ और करंट का फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस निकाल लेना दोनों का,
क्या निकाल, फेज डिफरेंस निकाल लेना। एवरेज पावर कंज्यूम, एवरेज पावर का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, ये बताया था ना, इंटू कॉस फाइव, ये बताया था, नहीं बताया था, बताया था पावर का फॉर्मूला। ये देखो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, भाई वी आर एम एस, वी नॉट मालूम है तो वी आर एम एस निकाल लेना, आई नॉट मालूम है, आई नॉट मालूम 5 तो वी आई आर एम एस निकाल लेना। फेज तुम्हें डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस तुम्हें निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस बता रहे हैं इन दोनों की वैल्यू, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो करंट यहाँ पे देखो ऐसे निकाल लेंगे, ये क्या है प्लस पाई बाई सिक्स वैल्यू कितनी हुई, 180/6 करो कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री आगे वोल्टेज क्या है 30 डिग्री आगे और करंट 30 डिग्री यहाँ पर पीछे, तो ओवरऑल वोल्टेज कितना हो गया 60 डिग्री नहीं हो गया आगे, यहाँ पे 30 डिग्री आगे था, 30 डिग्री आगे मतलब करंट 30 डिग्री पीछे ही हो गया इसी हिसाब से। यहाँ पे फिर से बता रहे 30 डिग्री पीछे है ना, तो 30 + 30 60 डिग्री पीछे हो गया। मेरे लॉजिक के हिसाब से देख ले रहे, लॉजिक सही होगा। आंसर 3 मार्क्स वाला है ना, थ्री मार्क्स वाला क्वेश्चन में कहाँ गया, देखो फेज डिफरेंस π/6 + π/6 π/3 दैट इज 60 डिग्री। भाई लॉजिक लगा लो यार, यहाँ से लॉजिक कैसे लगाओगे, पहले वाले इक्वेशन में वोल्टेज क्या है 30 डिग्री आगे है, वोल्टेज 30 डिग्री आगे का मतलब करंट 30 डिग्री पीछे, कॉमन सेंस, करंट 30 डिग्री पीछे, और दूसरे में ऑलरेडी करंट 30 डिग्री और पीछे था, तो 30 + 30 60 डिग्री हो गया। मतलब एक ऐसे लाइन थी एक ऐसे लाइन थी, ये 30 + 1 इधर था और एक 30 बेस लाइन से इधर था, तो दोनों मिला के 60 डिग्री हो गया ना। ऐसे देखो ना बाबा, ये 30 डिग्री पहले से आगे था, यहाँ 30 डिग्री पीछे, तो ओवरऑल फोर्स डिफरेंस कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ऐसे सोच लो। तो एवरेज पावर निकालना है, अब एवरेज पावर मैंने क्या फॉर्मूला डाला, एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। वी आर एम एस वी नॉट बाई √2 से निकाल लेना, आई आर एम एस आई नॉट अपॉन √2 से निकाल लेना, ठीक है। तो पावर एवरेज आ जाएगी। 5 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन था वो, 5 मार्क्स वाला अभी तो नहीं कराएंगे, ये पूरा होल्ड में है। वैसे अगर वो जो मैंने ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया है तो 5 मार्क्स वाले में आते हैं ये कॉन्सेप्ट। सो अब हम लोग देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि LCR सर्किट से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए, LCR, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है LCR सर्किट के बारे में। नाउ सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एट रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट। रेजोनेंस के बारे में मैंने क्या बताया था, जब XC = XR हो जाए, ये बताया था ना, या फिर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो जाए, यही बताया था ना, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो जाए या Z मिनिमम हो जाए, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए, ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें ट्रू थी। चौथी क्या चीज़ है सर, देखते हैं। रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द, हाँ ठीक है सर, रिएक्टेंस मतलब वही रेजिस्टेंस, ये तो बराबर तभी तो रेजोनेंस है, हाँ सर। इम्पीडेंस सर्किट मिनिमम, हाँ सर सही है। करंट इन द सर्किट मिनिमम, भाई फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, ये भी एक कंडीशन है। 4 कंडीशन ये हैं किसकी, रेजोनेंस की। अब ये इस पर किसी भी तरह घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा, तो रेजोनेंस की कंडीशन बताओ, XC = XR, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, I मैक्सिमम, Z मिनिमम, Z मिनिमम, क्योंकि XC XR बराबर होता है तो वो दोनों कट जाएंगे और 0 स्क्वायर हो जाएगा ना, Z इक्वल टू ऐसे कर देना R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर माइनस XL का स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर, मतलब ये दोनों माइनस में जाएंगे, 0 हो जाएगा, ये खत्म, तो सिर्फ R ही बचेगा, तो Z मिनिमम ही रहेगा एक तरीके से। चलो अब आगे बढ़ेंगे तेज़ी से, काफ़ी सारी बातें करनी है हमने, ठीक है ना। देखो ए ग्राफ ऑफ रिएक्टेंस कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सोर्स इज, तो ये F है, ओके क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ XC का पढ़ रहे थे, XC का फॉर्मूला बोलो 1/ωc। यार यही तो मैं भी कह रहा हूँ, फॉर्मूले याद करो, मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूले याद करो, 80% ना फिजिक्स हो जाए तो बोलना। तो 1/ωc, 1/ω मतलब 2πfc है ना, ओमेगा मतलब 2πf। अब देख लो XC और F के बीच में रिलेशन देख लो, XC और F के बीच कौन सा रिलेशन है, इनवर्स मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड ये वाला, ये 2 लोग हैं लेफ्ट हैंड में और 3 लोग हैं लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, देखो कौन सा आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, फिर एक तो ये आ रहा है XCF है ना, एक ये आ रहा है, ये तो राइट हैंड है, इसे छोड़ ही दो।
ये तीन में सर कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम लोग, HCF और ये देखो स्ट्रेट लाइन मत करो, क्योंकि बहुत और भी फैक्टर होते हैं जहाँ पे वैरी कर जाते हैं, कर्व बन जाते हैं। स्ट्रेट लाइन कभी मत किया करो, यानी ये और इसमें इन दोनों में कोई एक हो सकता है, इन दोनों में कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ये तो यार ऑलमोस्ट सेम जैसे ही लग रहे हैं, HCF तो यार इन दोनों में से देखो ये तो भाई बिल्कुल सेम ग्राफ दे दिया है ना, ये दोनों भी सेम ग्राफ दिया हुआ है, तो यार तुम कोई भी एक चूज़ कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें इससे पहले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन को हमने ये कराया था, करेक्शन करवाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हेन ए कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। व्हेन ए कैपेसिटर इंडक्टर रजिस्टर, तो LCR होती है वो, है ना। एवरेज पावर कंज्यूम बाई, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बताओ LCR के लिए, एवरेज पावर कंज्यूम बाई कैपेसिटर इज, तो ये फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू, ये है पावर IRMS cos फाई, तो ERMS तो ठीक है, अच्छी बात है, IRMS सर अच्छी, cos फाई कैसे लेंगे, तो क्या है देखिए cos फाई, व्हेन ए कैपेसिटर इंडक्टर एंड रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स, तो ये चीज़ याद रखना, जब हम लोग कैपेसिटर इंडक्टर रजिस्टर को AC सोर्स से सीरीज में हम लोग जब लगा देते हैं, तो जो उनके बीच में जो फाई बनता है वो 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पावर जो होगा उस सर्किट में, उस कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, 0 एवरेज पावर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट, फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कैपेसिटर एंड अक्रॉस एन इंडक्टर इज, देखो फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है ये बताया गया, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है, ठीक है। सो सिंस VL लीड्स करंट, VL लीड का VC लैग बाई 90 डिग्री, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 180। देखो कैपेसिटर में क्या होगा, करंट 90 आगे, अच्छा ठीक है। इंडक्टर में क्या होगा, करंट 90 पीछे, ओह पेन लाओ, ये देखो या इसे था समझो, ठीक है। करंट क्या है कैपेसिटर में, 90 आगे, फिर यहाँ पर आओ वापस बेस में, इंडक्टर में करंट क्या है 90 डिग्री पीछे, तो टोटल कितना 180 डिग्री नहीं हो गया। तो कौन सा ट्रू है देख लो, फिर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो पोटेंशियल को ले लो, वही चीज़ है पोटेंशियल के लिए भी, और इंडक्टर में 90 आगे है पोटेंशियल और कैपेसिटर में पोटेंशियल 90 पीछे, तो 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। आई होप तुम लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज मैक्सिमम, किसी भी सर्किट में करंट फ्लोइंग मैक्सिमम कब होता है, आई मैक्सिमम कब होगा, सोचो। हमने यहाँ 4 कंडीशन रेजोनेंस के बताए थे, रेजोनेंस 4 कंडीशन, चारों में आपस में मिला लो ना, मैच कर लो। कैसे मैच कर लो, XC XR बराबर है मतलब आई मैक्सिमम है, अच्छा Z मिनिमम है तो आई मैक्सिमम है, कहीं से भी कुछ भी मैचिंग कर लो यार आपस में। Z मिनिमम होना मतलब रेजोनेंस होना, F मैक्सिमम होना मतलब रेजोनेंस होना, XC इक्वल टू XR होना मतलब रेजोनेंस होना, आई मैक्स होना मतलब रेजोनेंस, मतलब यही आपस में इक्वली हो गया, ठीक है। तो कहाँ से दे दिया गया है, वेट करंट फ्लोइंग सर्किट इज, मतलब आई मैक्सिमम XC इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू XR लिखा था मैंने यहाँ पे, XC XL, ठीक है ना। चलो XC इज इक्वल टू XL, ओके, तो बस वही है, XC इज इक्वल टू XL, या कुछ और दे देता, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम दे देता ऑप्शन में, कुछ भी दे देता। तो ये 4 कंडीशन, 5 लोग मिल रहे हैं, कितने लोग मिल रहे हैं, 5 लोग। क्या 5 लोग हैं बताओ, 5 लोग। एक तो रेजोनेंस, पहला क्या मिला, तो देखो तरीका देखो कितना प्यारा मैंने बताया है, कैरेक्टर देखो कितने लोग हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। इसमें रेजोनेंस वाले में कितने कैरेक्टर हैं, एक तो रेजोनेंस अपने आप में कैरेक्टर है, रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, ठीक है, आई मैक्सिमम, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, Z मिनिमम, 5 कैरेक्टर हैं। अब इस 5 में कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हें तो कैरेक्टर तुमने पकड़ लिया, कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। ऐसे पढ़ा करो फिजिक्स को, ऐसे पढ़ा करो, तो समझ गए सर। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं
कह रहा है कि 220 वोल्ट है किसी सर्किट में, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है, और L 0.63 है, रेजिस्टेंस इतना है। सारी चीज़ें तुम्हें दी है, क्या क्या दी गई हैं, फ्रिक्वेंसी 3.16, ये फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं यार, ये कैपेसिटेंस 3.16 माइक्रोफेराड है, ठीक है। देख लो मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ इधर। रेजिस्टेंस 600 ओम है, L हेनरी मतलब इंडक्टर L 0.63 एच है ध्यान दो। और क्या दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी 50 हर्ट्ज, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। V दिया 220 वोल्ट, V जो होता है 220 वोल्ट जो हमारे घर में आता है VRMS की वैल्यू होती है, वो याद रखना, ये याद रखोगे VRMS होता है तो VRMS ही होगा, आई होप 220 दिया हुआ है उसी हिसाब से। अब कह रहे हैं कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब XC कैसे निकलेगा, 1/ωc, ओमेगा दिया है, ओमेगा क्या दिया है क्या, हाँ, ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, फ्रिक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला लगाओगे 2πf, तो यहाँ से क्या निकल, एफ दिया हुआ है तुम्हें, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा, एफ दिया हुआ है। तो तुम्हें एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ रहा है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, तो XC पूछ रहा है, XC 1/ωc, ओमेगा निकाल ले, C दिया हुआ है, निकाल लेना आंसर। ओके सर, चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर मतलब XL पूछ रहा है, XL मतलब ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू मतलब 2πf, एफ निकाल, एफ तो दिया ही है ना, इंटू L भी तुम्हें दिया हुआ है, L भी तुम्हें दिया हुआ है, ओमेगा और जीटा L भी आ जाए, जीटा XL मतलब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, XL मतलब जो इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस तो यार बहुत ईजी है, Z इज इक्वल टू √R का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट XC माइनस XL, चाहे XL माइनस XC कर दो चाहे XC माइनस XL कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर इम्पीडेंस का आ जाएगा। हलवा है यार ये तो, कितना बड़ा बड़ा दिख रहा था लेकिन तो हलवा निकला, क्या निकला, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ठीक है ना। चलो इम्पीडेंस भी मालूम पड़ गया, तो बस यही, हाँ इम्पीडेंस भी ठीक है। तो सब में MCQ था, आंसर निकाल लेना यार, मज़ा नहीं आई। आगे क्या है, आगे एक और है सर, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज, फेज डिफरेंस निकालना था। तो फेज डिफरेंस के लिए कैसे निकालोगे, क्या बताया था, tan phi इज इक्वल टू, खोल दो tan phi इज इक्वल टू, बोलो R हमेशा नीचे, ऊपर क्या लिखेंगे, जीटा सी माइनस XC माइनस XL या फिर XL माइनस XC, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो XL माइनस XC हो सकता है या फिर tan phi निकालना है तुम्हें, या तो फिर XC माइनस XL बाई R, ठीक है ना। LCR में यही होता है ना, tan phi निकालने का तरीका, phi निकालने का तरीका, XL माइनस XC करेंगे, XC माइनस XL, भाई जो बड़ा है उसको पकड़ लो, अगर XL बड़ा है तो XL माइनस XC कर दो, अगर XC बड़ा है तो XC माइनस XL कर दो, ये तो निकाल ही चुके हैं, है ना। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर मतलब XL निकाल चुके हैं हम लोग, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब XC निकाल चुके हैं, तो जो बड़ा उसको पहले रख दो और अपॉन R कर लो, R तुम्हें दिया हुआ है, तो tan phi आ जाएगा, phi की वैल्यू जो भी आ जाए, ट्राइंगल बना लेना, क्या बना, ट्राइंगल बना लेना, अगर 4 3 वाला 3 4 5 वाला आ जाए, 4 3 5 वाला आ जाए, उसी हिसाब से phi की वैल्यू भी आ जाएगी, करेक्ट। इजी में आ जाओ तो इजी में आ जाए, 1 आ गया इसका आंसर ओवरऑल, तो 45 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो फिर tan phi मतलब P/B, P आ रहा है समझो 4, B आ रहा है समझो 3, तो 4/3 से क्या बनेगा, वो निकाल लेना 53 यार, 37 देख लो, ये अगर 4 है 3 तो 53 बनेगा, अगर P4 है, अगर P3 है मतलब ये दब जाएगा ना थोड़ा सा, ये 4 है, या इसे दब जाएगा तो ये 37 हो जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा ना, इसे दबेगा, 3 मतलब ऐसे थोड़ा दबा गया, ऐसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, समझ गया। तो यहाँ से फिर tan phi की वैल्यू ये यार एग्जाम में आता ही है, ये एग्जाम में आता ही है, मतलब छोड़ना नहीं, ये आता है, फिर डिफरेंस आने वाला है, ठीक है ना, समझ गया ना। XL माइनस XC या XC माइनस जो बड़ा वो पहले लिख दो, माइनस करने में कैसे माइनस लिखते हैं बाई डिफॉल्ट, जो बड़ा होता है पहले लिखते हैं। देख लेना यार, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बड़ा है कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर बड़ा है, XC बड़ा है कि XL बड़ा है, ये देख लेना, ओके। तो ये भी यार हलवा था, ये भी क्या था, हलवा था, ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आते हैं। टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इन LCR, रेजोनेंट हमें रिड्यूस फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करना है,
सीरीज सर्किट विद जनरेटर, अगर रिड्यूस करना है किसको, फ्रिक्वेंसी को, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या जनरेटर फ्रिक्वेंसी शुड बी रिड्यूस या फिर अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट, ठीक है। तो याद रखना फ्रिक्वेंसी एलसीआर का फॉर्मूला मैंने कहा था उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, कहा था नहीं कहा था, फ्रिक्वेंसी, ये न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, रेजोनेंस की, रेजोनेंस कंडीशन की एलसीआर के लिए फॉर्मूला क्या है, रेजोनेंस कंडीशन 1/2 इन ब्रैकेट एलसी। अब देखो हमने क्या करना है, रिड्यूस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ये कम करना है, ये कम करना है, या तो सी बढ़ाएंगे या तो एल बढ़ाएंगे इनवर्स। तो यहाँ पे देखो सी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एडेड, सी शुड बी एडेड, एल तो नहीं है ना। एल कर हटा दो तो उल्टा हो जाएगा, एल कम कर देंगे तो एल हटाने ही नहीं, एलसीआर की कंडीशन ही नहीं बनेगी ना, एल हटाओ मत, बस सी बढ़ा दो, सी बढ़ाने से फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, एल कम कर दोगे फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। हमें कम करनी है फ्रिक्वेंसी, हमें फ्रिक्वेंसी क्या करनी है, कम करनी, फ्रिक्वेंसी कम करें, सी को बढ़ाएंगे या तो एल को बढ़ाएंगे, कहीं पर सी बढ़ा या कहीं पर ऑप्शन एल बढ़ा दिख रहा है, खत्म बात, तो बात खत्म। कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक को हटा दो, वाह हाँ हाँ क्या बात है, डाइलेक्ट्रिक को हटा देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बताओ, कैपेसिटर में तो डाइलेक्ट्रिक हटाएंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर कम हो जाएगा, सी कम मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, हमें फ्रिक्वेंसी कम करना है मेरे भाई। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता डाइलेक्ट्रिक लगा दो, तो डाइलेक्ट्रिक लगाने का मतलब सी बढ़ा दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक लगाने का मतलब सी बढ़ा दिया हमने, सी बढ़ाना मतलब वी घटा दिया, ठीक है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक हटाने की बात कर रहे हैं, लगाने की बात नहीं कर रहा था, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट, हाँ कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एंड एलसीआर सर्किट यूज फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए ऐसा देखो जहाँ पर एल भी कम हो, सी भी कम, एल और सी कम हो, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ा मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ना है ना। तो एल और सी कहाँ पर कम है, एल सी दोनों को वो देखना है, एल सी आर के लिए ना, एल सी आर के लिए देखो जहाँ पे जेड मिनिमम आ जाए, ऐसे देखो जेड मिनिमम कौन, देखो फॉर्मूला लगाए आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो सबसे पहले ऑप्शन आर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो आर को पहले पकड़ो 15, सबसे कम यही है ना, जेड को मिनिमम कर रहे हैं ना, आर मिनिमम पे ये है, ठीक है ना। अब देखो एच 3.5 है, लेकिन सर इधर एच कम है, एच कम है इधर, लेकिन आर उतना अच्छा ही नहीं, ज़्यादा नहीं है, मतलब उतना कम नहीं है, तो 15 सबसे कम यहीं पर 30 सी, देखो दो लोग का इसमें कम है, तो आर भी कम है सी भी कम है, दो लोग कम है, दो लोग कम मतलब अच्छी खासी वैल्यू कम हो जाएगी, जेड मिनिमम आ जाएगी, जेड मिनिमम आना मतलब रेजोनेंट बनना, हाई फ्रिक्वेंसी बनना, ठीक है ना, बेटर ट्यूनिंग बनना, रेडियो में ट्यूनिंग करते हैं ना हम लोग। एक और फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का, ये भी चाहो तो कर सकते हो, क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू एल बाई सी, अंडर रूट एल बाई सी। क्वालिटी फैक्टर मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, अच्छी ट्यूनिंग, तो एल सी हमें क्या चाहिए, ये क्यू था, क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए सी क्या चाहिए, कम चाहिए, सी कम हो एल लेकिन ज़्यादा हो, तो सी कम एल ज़्यादा, और आर क्या हो, कम, आर क्या हो, कम, है ना, आर का मतलब क्यू ज़्यादा, सी का मतलब क्यू ज़्यादा, ठीक है ना। तो यही वाला लग रहा था, ऐसे भी देख सकते थे, और इधर एक फॉर्मूला भी लगा दिया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ तक हमने किया है, ठीक है, याद रखेंगे, और काफ़ी हद तक के कर लिया है, इतने से आप थोड़ा करो, क्योंकि अभी फिलहाल तो टाइम कम, इतना ज़्यादा मैं अभी करा नहीं सकता हूँ, ठीक है। एसी जनरेटर का तो डायरेक्ट याद कर लेना, एसी जनरेटर के बारे में मैंने EMI में बताया हुआ है, तो एसी जनरेटर के कुछ क्वेश्चन कर लें क्या, चलो कुछ क्वेश्चन एसी जनरेटर के हम लोग कर लेते हैं। द ग्राफ बिलो शो हाउ EMF इज जनरेटेड बाय एन एसी जनरेटर विद टाइम t, ठीक है ना। देखो V नॉट क्या है, डोर बंद कर, ओके। तो पूछा क्या गया है, पीछे पहले होता नहीं था, ठीक है, पूछा क्या गया है, कह रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ EMF फॉर होल, भाई होल साइकिल में चाहे वो EMF हो चाहे फिर वो करंट हो, वो क्या होता है, ज़ीरो होल के लिए, लेकिन एवरेज के लिए भाई मैंने फॉर्मूला बताया है, मैंने फॉर्मूला बताया है, ठीक है ना, 2 इंटू आई नॉट अपॉन पाई। चलो नेक्स्ट, ए जनरेटर प्रोड्यूस ए वोल्टेज दिस,
साइन ओमेगा टी, मतलब वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, वी नॉट कितना हो गया 240 हो गया। वेयर टी इज इन सेकेंड द फ्रिक्वेंसी एंड आर एम एस वोल्ट, आर एम एस भाई वी नॉट तुम्हें दिया हुआ है, वी आर एम एस निकाल, मतलब बार बार रिपीट करवाओ क्या एक ही चीज़ को, हटाओ बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करा रहे हैं। चलिए अच्छा, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर पीछे ठीक है EMI ओके, और क्योंकि करंट से ये पैदा होता है, करंट से सॉरी मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट होता है, बनता है। X is a rectangular coil containing large number of turns copper wire wound over a soft iron core in an AC generator। X is ये देखो, ये रखना याद रखना, आर्मेचर होता है वो जिसमें हम लोग कॉइल मानते हैं ना, वो क्या होता है आर्मेचर होता है, ये याद रखना। और स्लिप रिंग से डायरेक्शन चेंज होता है, जो स्लिप रिंग होती है इससे डायरेक्शन चेंज होता है, रिंग स्लिप हो जाती है, क्योंकि कॉइल जब घूमेगा तो वायर से लपट नहीं जाएगा, तो एक स्लिप रिंग लगी रहती है, वो स्लिप करके वो फ्लिप हो जाती है। अच्छा, ब्रश का फंक्शन क्या है, ये तो कितने हलवे यार, ये तो करी के जाओ तुम लोग। फंक्शन ऑफ द ब्रश, ब्रश का फंक्शन क्या है, ट्रांसफर करंट फ्रॉम आर्मेचर टू लोड, ये ब्रश का फंक्शन है ठीक है। स्लिप रिंग का मैंने बताया था, ए इज करेक्ट आर कनेक्टेड, अच्छा स्लिप रिंग इसके हिसाब से आर्मेचर में आर्मेचर होता है, ऐसे ऐसे स्लिप रिंग करेक्ट होती है, वो ऐसे फ्लिप हो जाती है ठीक है ना। हाउ मेनी ब्रशेज एंड हाउ मेनी स्लिप रिंग्स आर देयर इन एसी जनरेटर, कितने होते हैं यहाँ पे देख लो यार, एक तो ठीक है। स्लिप रिंग, 2 ब्रश, स्लिप रिंग एंड ब्रशेज। इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ एन आर्मेचर इज डबल, ठीक है, और रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर डबल, द इमेज जनरेटर विल बी डबल, ठीक है ना, याद रखना। वेलोसिटी जितनी तेज हो जाएगी उतना हमारा ये भी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, EMF का NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ना फॉर्मूला, ठीक है ना। तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये भी बढ़ जाएगा, है ना। वेलोसिटी मतलब तुम्हारी रोटेशनल वेलोसिटी। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो एक इक्वेशन दी E की 314 साइन ओमेगा टी, है ना, 314 साइन ओमेगा टी, 314 E से दिया तो V0 हो गया 314, ओमेगा हो गया 50 पाई, ओमेगा क्या हो गया 50 पाई। और कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी निकालना, फ्रिक्वेंसी कैसे निकालो, ओमेगा मालूम है तुम्हें, ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई एफ होता है भाई, 1/2 पाई एफ नहीं, वो तो हम लोग उसमें कर रहे थे 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा नीचे रख लेंगे, ओमेगा 2 पाई एफ या फिर 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई एफ निकालना है तो 2 पाई नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ओमेगा मालूम, हाँ मालूम है सर 50 पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, आंसर आ जाएगा फटाफट 25 आंसर आ जाएगा। ये निकाल लेना यार, बहुत हलवे हैं यार, मजा ही नहीं आ रही कुछ, मतलब V0 I0 दिया हुआ है तो V RMS I RMS निकालने के लिए बोल रहा है, ऐसे अगर इक्वेशन में है तो।